इसको देखूंगा ना तब शांत हो जाऊंगा कि हाँ क्या है, स्टार्ट है। यस, कोई बात नहीं। चलो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पूर्वी तटीय मैदान। क्लियर? क्या हेडिंग लगा दीजिएगा, पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान। आराम से पढ़ना है, कोई ऐसी चिंता जैसी कोई जिद है नहीं, और ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है। क्या है बेटा, बताइए मुझे। पूर्वी तटीय मैदान। अब पूर्वी तटीय मैदान जब पढ़ते हैं तो इसका विस्तार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, इसका विस्तार पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को समझा देता हूं कि कैसा है पूर्वी तटीय मैदान। थोड़ा डायग्राम करेंगे ना तो अच्छे से चीजें समझ में आ जाएगी। यस, क्लियर है? ओके। और डायग्राम को कंप्लीटली हम ले आते हैं इधर, और यस, ठीक है, रेडी? ओके बेटा, इस डायग्राम को चलो जी, ओके बेटा, क्लियर? इधर ध्यान दीजिए, हम लोग कौन सा मैदान पढ़ रहे थे? एक घाट बना रहा हूं आपके सामने, उस घाट का नाम क्या है बताइए मुझे। इधर वाली बात करेंगे। इधर जब पढ़ते हैं तो देखिए बेटा, इधर पढ़ेंगे घाट को, और ये घाट है कटाफटा, और इधर है लगातार। पढ़ा था हम लोगों ने। इस घाट का नाम क्या है बता सकते हो? इस घाट का नाम क्या है बेटा? पूर्वी घाट। इस घाट का नाम क्या है? पूर्वी घाट। यहां लिख देता हूं मैं, पूर्वी घाट। और पूर्वी घाट के सहारे, ध्यान से सुने मेरी बात को, ये वाला देखो, मेरी बात सुनो, इधर वाला तट है ना, इसको कहते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। क्यों भाई? क्योंकि पश्चिमी तट के सहारे है, जबकि इधर वाला किसके सहारे है बेटा? पूर्वी तट के सहारे है। तो पूर्वी तट के सहारे है तो कौन से घाट के? पूर्वी घाट के पूर्व में स्थित है। यहां पर कौन सी खाड़ी है बताइए मुझे? बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है बेटा? बंगाल की खाड़ी। समझना है आपको आराम से, कौन सी खाड़ी है इधर? बंगाल की खाड़ी। और इधर जो मैंने घाट बनाया ये कौन सा घाट है बेटा बताइए मुझे, कौन सा घाट है? ये घाट है पूर्वी घाट। कौन सा घाट है बेटा? समझिए कौन सा है? पूर्वी घाट। थोड़ा मैं दूर बना देता हूं क्योंकि इसका विस्तार जो है अक्षर वो थोड़ा फैला हुआ है। ये लो जी, यहां तक इसका विस्तार है। हमें यह समझना है कि ये कहां से कहां तक है, तो इसको पहले भर लेते हैं कलर से। यस, समझना है, ये मैदान बना रहा हूं आपके सामने। आप भी डायग्राम को भर लो ताकि इजीली समझ में आ जाए। ये लो जी, क्लियर है? ये बन गया अपना मैदान, तैयार हो गया है। ये अपना मैदान तैयार हो चुका है। ये लो, ओके, चलो जी, ये अपना मैदान तैयार हो चुका है। अब हम लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो घाट है ना, ये कौन सा घाट है? पूर्वी घाट। इस पूर्वी घाट के किस तरफ है ये मैदान? ये पूर्वी घाट के किस तरफ है बेटा मैदान? पूर्वी घाट के पूर्व की तरफ है। तो ये बंगाल की खाड़ी के किस तरफ है बताइए मुझे? बंगाल की खाड़ी के तो है पश्चिम की तरफ, जबकि इस पूर्वी घाट के किस तरफ है बेटा बताइए मुझे? पूर्व की तरफ। क्लियर बात है ना? पूर्वी घाट के पूर्व में, बंगाल की खाड़ी के पश्चिम में, पूर्वी तट के समांतर जो मैदान बना हुआ है उस मैदान का नाम क्या है? पूर्वी तटीय मैदान। क्लियर बात है? याद रह जाएगा। यस, एक और आप लोगों को बीच में बता रहा हूं, क्या है बात, इस बात को आप लोगों को भी ध्यान रखना है। क्या बेटा? यहां एक नदी बहती है, यहां एक नदी बहती है। क्या बहती है बेटा? नदी। और इस नदी का नाम है स्वर्ण रेखा नदी। नदी का नाम क्या है? स्वर्ण रेखा नदी। ये एक नदी है जिसका नाम क्या है बेटा? स्वर्ण रेखा नदी। यहां मैं लिख रहा हूं
स्वर्ण रेखा नदी। इस स्वर्ण रेखा नदी से इसकी क्या होती है, शुरुआत होती है। किससे शुरुआत होती है बेटा, स्वर्ण रेखा नदी से, और कहां तक पहुंच जाती है, कन्याकुमारी तक। लास्ट नीलगिरी की पहाड़ियां तक इसका क्या है, विस्तार है। यह बात आप लोगों को ध्यान रखना। तो इधर कौन सी कुमारी है, याद रखना, कौन सी कुमारी बेटा, कन्याकुमारी तक। कहां तक होगा बेटा, कन्याकुमारी तक। क्या ये बात सुनवाई, कौन सी नदी से लेकर, स्वर्ण रेखा नदी से लेकर, उत्तर में स्वर्ण रेखा नदी से लेकर दक्षिण में कहां तक इसका विस्तार है, कन्याकुमारी तक। अब लाइनों को लिखेंगे ना तो थोड़ा इजी समझ में आ जाएगा। चलिए इसकी हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्थिति लिखने वाले हैं। क्या लिखेंगे बेटा, स्थिति। क्या लिखने वाले हैं बेटा, स्थिति। यस, क्या लिखोगे, स्थिति, लोकेशन। या लोकेशन कहां होगी इसकी, तो बताइए स्थिति कौन सी रेखा से, स्वर्ण रेखा। स्थिति या अपन कह सकते हैं विस्तार, एक ही बात है। स्वर्ण रेखा नदी से, या अपन ऐसे नाम देंगे, उत्तर में स्वर्ण रेखा नदी से, उत्तर में कौन सी नदी बेटा, स्वर्ण रेखा नदी से लेकर दक्षिण में, उत्तर में स्वर्ण रेखा नदी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी। दक्षिण में कौन सा स्थान है बेटा, कन्याकुमारी तक क्या है, विस्तृत है। तक क्या है बेटा, ये विस्तृत है। क्या ये बात सुनवाई कि नहीं आप लोगों को, क्लियर बात है, कोई दिक्कत नहीं है, याद रह जाएगा आप लोगों को बेटा। यस, याद रखना पड़ेगा, क्लियर, ओके। अब हम लोगों को ध्यान रखना कि लंबा कितना है ये, मतलब इसकी जो है समथिंग जो है चौड़ाई, अगर सबसे पहले अपन बात करेंगे कि चौड़ाई के संदर्भ में, तो 100 या कई जगह 100 लिखा हुआ है, 100 से 150 किलोमीटर। कितनी है बेटा, 100 से 150 किलोमीटर। और किस जगह 110 से 150 भी लिखा हुआ है, तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या इसकी क्या लिखेंगे बेटा, चौड़ाई। क्या लिखेंगे, चौड़ाई। और चौड़ाई के संदर्भ में बात करें तो 100 किलोमीटर से 100 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक औसत क्या है, चौड़ाई पाई जाती है। एवरेज कितना है बेटा, बताइए मुझे, एवरेज कितना है, 110 से कितना, अगर अपन कह सकते हैं 100 से 150 के बीच में, कितने किलोमीटर है, 100 से 150 किलोमीटर के बीच में। अच्छा एक बात और बता रहा हूं, ये वाला मैदान जो है ना, उससे पहले जो मैदान पड़ा था, पश्चिमी तटीय मैदान, कंकरीला है, पथरीला है, ऊबड़ खाबड़ है, समतल नहीं है। बट ये समतल है, उपजाऊ है, ऊबड़ खाबड़ नहीं है। यस, लिखिए वाह, क्या लिखोगे बेटा, कि यह मैदान संकीर्ण की बजाय, संकीर्ण का मतलब होता है संकड़ा, बजाय क्या है, चौड़ा है। ठीक है बेटा, पहली इसकी विशेषता याद रह जाएगी, संकीर्ण की बजाय क्या है, चौड़ा है। फिर अगला क्या लिखोगे, समतल व सपाट है। समतल व क्या है बेटा, सपाट है। याद रह जाएगा, क्या है बेटा, समतल और सपाट है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है, समतल और क्या है, सपाट है। लो जी, अगली बात क्या लिखेंगे इसमें, भाई ये समतल है, सपाट है, लेकिन प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली अधिकांश नदियां तथा पश्चिमी घाट से पश्चिमी घाट से पूर्व की ओर बहने वाली सारी नदियों के द्वारा ये क्या हुआ है, निर्मित है। क्लियर बात है बेटा। तो निर्माण बराबर क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियों के द्वारा लाए गए
निक्षेपों या अवसादों से निर्मित है। उतार लीजिएगा। इसकी खास बात क्या है? इसकी एक खास बात और है बेटा। खास बात यह है कि इधर जितनी सारी नदियां आएगी, इधर जितनी सारी नदियां आएगी, सब की सब नदियां डेल्टा का निर्माण करती है। यस, ये बात हम लोगों की पहले भी कंप्लीट हो चुकी है। मैंने कहा अरब सागर में क्या बोला, मैंने उससे पहले भी आपको बताया था कि अरब सागर में, अरेबियन सी में गिरने वाली समस्त नदियां क्या बनाती है बेटा? एचुरी बनाती है। याद है आपको? ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, जबकि इधर गिरने वाली समस्त नदियां, चाहे वो स्वर्ण रेखा हो, चाहे गोदावरी हो, चाहे महानदी हो, चाहे कावेरी हो, चाहे कृष्णा नदी हो, तमाम प्रकार की जितनी सारी नदियां हैं, चाहे गंगा नदी हो, जितनी नदियां जब बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, वो सारी नदियां क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। क्लियर बात है? तो दोनों की क्या है? ये विशेषता है। इधर क्या पाए जाते हैं? लेगून। इधर पच्छ जल पाया जाता है। क्लियर बात है? लेगून पाया जाता है, खारे पानी की झीलें पाई जाती है। और उसमें सबसे बड़ा लेगून यदि बात करें तो उसका नाम क्या है? बताइए मुझे। चिल्का है। क्या नाम है? चिल्का। उड़ीसा में स्थित है। खारे पानी की, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यस, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई बेटा? अब मैं आपको थोड़ी और विशेषता लिखवा रहा हूं। वो विशेषता क्या होगी कि भाई पूर्वी घाट के, याद रखिएगा ये घाट कौन सा है? पूर्वी। पूर्वी घाट के किस तरफ है? पूर्व में। जबकि बंगाल की खाड़ी के किस तरफ? पश्चिम में। और किसके सहारे? पूर्वी तट के सहारे। जो समांतर जो मैदान बना हुआ है, उस मैदान का नाम क्या है? बताइए मुझे। उस मैदान का नाम है पूर्वी तटीय मैदान। ये लाइन लिखेंगे अपन लोग। क्लियर? यस, लिखो। इधर लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे? पूर्वी घाट के पूर्व में तथा बंगाल की खाड़ी के पश्चिम में पूर्वी तट के सहारे समानांतर, पूर्वी तट के सहारे समानांतर नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से निर्मित मैदान पूर्वी तटीय मैदान कहलाता है। हालांकि ये इसका विस्तार ज्यादा है ऐसे देखा जाए तो। अच्छा, एक बात और बता रहा हूं। मानसून के आगमन के समय बारिश होती है मालाबार तट पर। इसका मतलब होता है पश्चिमी तटीय मैदान में। जबकि यहां बारिश जो होती है वो क्या होती है? सीमित है। क्या होती है बेटा? सीमित है। अब आपको कि सर क्यों, उसके पीछे का भी लॉजिक है, मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुने। इधर मैं डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा, आप उसको थोड़ा समझिए क्या है डायग्राम। यस, इधर ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इस तरीके से बात करूंगा इंडिया के संदर्भ में, तो इंडिया ये लो जी। क्लियर बात है? यहां से यदि कोई मानसून, सुनिए मेरी बात को, इधर ध्यान दीजिएगा। यहां मैं एक रेखा खींच रहा हूं। इस रेखा का नाम है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या नाम है बेटा? इस रेखा का नाम क्या है? 0 डिग्री। क्या नाम है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। यस, बात समझ आई कि नहीं? कौन सी डिग्री अक्षांश रेखा है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और इस 0 डिग्री को पार करने में
अब ध्यान से सुनने मेरी बात को, एक लाइन लिख रहा हूं यहां पे, एक नियम है जिसका नाम कोरियोलिस बल है। क्या नाम है बेटा? कोरियोलिस बल है। मैं मानसून समझा रहा हूं थोड़ा आपको, क्यों? क्योंकि मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि यहां पर सीमित वर्षा क्यों होती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। बेटा देखो, ये कौन सी रेखा है? 0 डिग्री। 0 डिग्री के आपको ये सेफ याद करना है, एस ऐसे 0 डिग्री के उत्तर की ओर जाने पर, ये इसको कहते हैं उत्तरायण, इसको कहते हैं दक्षिणायन। सुनिए मेरी बात को, क्या है? उत्तरायण, और इससे क्या कहते हैं? दक्षिणायन। क्लियर बात है? अब मैं आपको कौन सा नियम समझा रहा हूं बेटा? कोरियोलिस बल, कोरियोलियस बल। और इस कोरियोलिस बल के परिणाम स्वरूप ही हमारे यहां बारिश होती है। याद रखना है, कोरियोलिस बल किसने दिया था? कोरियोलियस नहीं दिया था। उसने क्या कहा वो सुनना है, वो समझना है, वो कहना क्या चाह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर कोई 0 डिग्री से कोई भी रेखा यदि पार होती है, कौन सी डिग्री से? 0 डिग्री से किस तरफ जाए? उत्तर की ओर जाए, तो पवन जो है अपनी मूल दिशा से किस तरफ मुड़ जाती है? इधर क्या होगा बताइए मुझे? अपनी मूल दिशा से किस तरफ मुड़ जाती है? दाईं ओर। जबकि इसकी मूल दिशा क्या थी बेटा? बताइए मुझे, बाईं ओर। क्या ये बात समझ आई कि नहीं? पवन क्या होती है? अपनी मूल दिशा से किस तरफ मुड़ जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोरियोलिस बल के तहत कोरियोलिस कहता है। क्या कहता है? कहते ये है बेटा कि 0 डिग्री को 0 डिग्री से उत्तर की ओर जाने पे पवन है, या मानसून जो भी समझो, 0 डिग्री से उत्तर की ओर जाने वाली पवन है, जिसको क्या कहते हैं? अपनी मूल दिशा। मूल दिशा का मतलब है जहां वो जाना चाह रही है। अपनी मूल दिशा से किस तरफ मुड़ जाती है? दाईं ओर मुड़ जाती है। कौन से बल के कारण? कोरियोलिस बल के कारण। यस, बात समझ आ गई। जबकि दक्षिणी गोलार्ध की जो पवनें हैं, अपनी मूल दिशा, इसकी मूल दिशा क्या है बताइए मुझे? मूल दिशा इसकी कौन सी है? इसकी मूल दिशा तो क्या है बेटा? दाईं है। जबकि ये अपनी मूल दिशा से किस तरफ मुड़ जाती है बताइए मुझे? बाईं ओर मुड़ जाती है। किस ओर मुड़ जाती है? बाईं ओर मुड़ जाती है। और ये दाईं ओर क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है, कोरियोलिस बल के कारण। यदि ऐसा नहीं होता तो भारत में मानसून नहीं आता। इसी कोरियोलिस बल के द्वारा हमारे भारत में मानसून प्रवेश करता है। अब इस कोरियोलिस बल को अपन इधर शिफ्ट करेंगे। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आप लोगों को? भूल भी जाओ, लाइन खींचो, 0 डिग्री बनाओ, एस बनाओ, फिर मौज करो। एस बनते ही पता चल जाएगा जाना इधर है, मुड़े किधर। तो मूल दिशा तो स्टार्ट होगी। मूल दिशा का मतलब क्या? जहां से ये उत्पन्न होती है, तो मतलब इस जगह से उत्पन्न हो रही है ना बेटा। और जा किस तरफ रही है बताइए मुझे? मूल दिशा से कहां जा रही है? मूल दिशा तो इसकी बाईं है, लेकिन इस बल की परिणाम स्वरूप कहां जा रही है? दाईं ओर। क्लियर है? और वही दक्षिणी गोलार्ध में यदि आए तो उसकी मूल दिशा क्या है बताओ भाई? दाईं। जबकि ये मुड़ के कहां जा रही है? बाईं ओर। हम कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। कौन से हैं? और यदि यहां से कोई पवने इस तरफ से आएगी तो पवने क्या करेगी पता है? जाना पवनों को किस तरफ होना चाहिए? इस तरफ होना चाहिए। यस नो? यस। लेकिन ये क्या करती है? कोरियोलिस बल इसको क्या करता है? मूल दिशा से किस तरफ मोड़ देता है? दाईं ओर मोड़ देता है। किस तरफ मोड़ देता है बेटा? दाईं ओर मोड़ देता है। याद रखना है, कहां मोड़ देता है बेटा? दाईं ओर मोड़ देता है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी। कहां मोड़ देता है बेटा? दाईं ओर मोड़ देता है। इसलिए ये पवने क्या होती है? सुनिए मेरी बात को। इसलिए ये पवने इधर से कहां मुड़ जाती है? इस तरफ मुड़ जाती है। मुड़ती कि नहीं मुड़ती बताइए? ये पवने आ तो इस तरफ से रही है, इधर जाने की बजाय कहां मुड़ती है? इस तरफ मुड़ जाती है। क्लियर? और मुड़ते मुड़ते पवने सारी इधर जाएगी ऐसे, और जाके ये तट कौन सा है बताइए? ये वाला तट कौन सा है? याद आ रहा कि नहीं आ रहा आपको? कौन सा तट है? और जाते ही सीधी कहां टकराएगी बेटा? मालाबार तट पे टकरा के। और आगे देखो बात क्या हो रही है पता है? यहां पर खास बात यह है बेटा कि यहां पर एक घाट पाया जाता है, और उस घाट का नाम क्या है बताइए मुझे? पश्चिम की तट के सारे घाट का नाम पश्चिमी घाट है। अब ये पवने जैसे ही आगे जाएगी, पश्चिमी घाट कहेगा ना, नहीं जाना बेटा, आगे नहीं जाने दूंगा, ऊंचाई में हाइट ज्यादा है, पार कर नहीं पाएगी।
तो भाई क्या होगा, इस तटों पे चलती 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 पवनें धीरे 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 इस तरीके से अपनी जगह बनाएगी और यहां से प्रवेश कर लेगी। क्लियर बात है। अब इधर की कहानी ये तो थी पश्चिमी घाट की, पश्चिमी तट की, जबकि यहां पवनें क्या करेगी पता है, क्यों जाएगी इधर, मुड़ेगी नहीं ना, कोरियलिस बल तो इसको इधर प्रभावित कर रहा है। तो पवनें क्या करेगी पता है, इधर मुड़ मुड़ के सीधी कहां जाएगी, बंगाल की खाड़ी से अपना जल ग्रहण करेगी। क्या करेगी, डोली भर भर के लेके जाएगी बंगाल की खाड़ी से। ही है मतलब, समझ रहे हैं, मतलब जल ग्रहण करेगी। गर्मी है, तापमान है यहाँ पे, और तापमान जब बढ़ता है तो जल का क्या होगा, वाष्पीकरण। पवनें आ रही है, खूब भर रही है अंदर, ठीक है, और भरने के बाद आपको पता क्या हो जाएंगे, भारी भारी होंगे तो नीचे नीचे चलेंगे। जितने बादल काले होते हैं, जितने बादल भारी होते हैं, उतने ही बादल नीचे चलते हैं, और वही बादल क्या करते हैं, बारिश करवाते हैं। और जिस दिन भार उसके अंदर ज्यादा हो जाएगा, बादल वहीं फट जाएगा, उसे कहते हैं मानसून का प्रस्फुटन। आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। अब क्या होगा पता है, अब होगा क्या आगे आपको पता है। यहां पर एक राज्य है जिसका नाम क्या है, मेघधन आलय। किसका, मेघों का घर है ना। और यहां पर पहाड़ियां पाई जाती, गारो, खांसी, जयंतिया, और सीधा जाके जाएगी खांसी पहाड़ी पे, मौसिन राम, याद आ रहा है, कीपनुमा आकृति है, सीधा जाके टकराएगी वहां और बारिश करेगी वहां। अब क्या होगा, सुनिए मेरी बात को। अब ये कह रहा है यहां एक मंडल है, इसका नाम है बेटा कोरोमंडल। जैसे कोरोमंडल तट इधर का है, कौन सी घाट का बताइए, कौन सी तटीय मैदान का है, या कौन से तट का है, पूर्वी तट का। वैसे ही पश्चिमी तट का कौन सा है बताइए मुझे, मालाबार तट है। तो पश्चिमी तट का यह भाग मालाबार के नाम से जाना जाता है, जबकि यह भाग कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। और कोरोमंडल तट कोरा ही रहता है। जिस दिन मानसून आता है उस दिन कोरोमंडल पे बारिश नहीं होती है, ये तरसते रह जाते हैं। तमिलनाडु सूखा का सूखा रह जाता है। इसलिए ध्यान रखना, मानसून आगमन के समय हल्की फुल्की बारिश होती है, बट बारिश होनी होती उतनी नहीं होती है। चलते चलते बादल अगर कोई ऊपर से जाए और कोई बरखा थोड़ा बहुत फुहार लगा दे, इसलिए यहां बारिश होती है वहां सीमित होती है, जबकि यहां बारिश होती है वो फुल होती है। क्लियर बात है, समझ में आ गई कहानी इसकी। क्यों, अच्छा, आते हुए मानसून के टाइम नहीं होती है तो कब होती है बारिश, अब मानसून आगे जाके धर्मशाला में जाएगा। हिमाचल प्रदेश की कौन सी जगह पे जाएगा, ये धर्मशाला में। अच्छा, ये कौन सी अपन कह सकते हैं, अरब सागर की शाखा होगी, और इधर वाली शाखा मालदा भ्रंश से प्रवेश करेगी। तो ये कौन सी शाखा होगी बताओ मुझे, बंगाल की खाड़ी की शाखा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के ऊपर से जा रही है। और ये कहां से जा रही है, अरब सागर से जा रही है। दोनों जाके कहां मिलेगी पता है, दोनों ठहरेगी धर्मशाला में जाके। महंगा पड़ता है होटल, तो दोनों कहां ठहरेगी, धर्मशाला। पूछा जाता है अरब सागर ये शाखा तथा बंगाल की खाड़ी की शाखा दोनों कहां आपस में मिलती है, धर्मशाला पे ठहरेगी। और यहां के पूरे भाग को क्या करेगी, ठंडा ठंडा कर देगी। तापमान क्या हो जाएगा, तापमान क्या हो जाएगा, लो, सही है ना, क्लियर बात है। और तापमान लो होता है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, तापमान और प्रेशर की बनती नहीं है। तापमान लो तो प्रेशर हाई, तापमान हाई तो प्रेशर लो। गर्मी पड़ती है तब हवा नहीं चलती, पता है ना आपको, याद आ रहा कि नहीं आ रहा है, सही है ना। और जिस दिन तक गर्मी कम पड़ती है उस दिन हवा खूब चलती है। तो जिस दिन टेम्परेचर लो होता है उस दिन प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। तो यहां क्या कर दिया, वहां जाके पवनों ने खूब बारिश की, ठंडा ठंडा माहौल कर दिया। ठंडा माहौल किया तो तापमान को क्या कर दिया, कम। जैसे ही तापमान कम हुआ तो प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। अब पवनें आने की बजाय क्या करेगी, जाएगी, क्योंकि पवनें हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है, सही है ना। पवनें हमेशा कहां जाती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है, पता है ना। मतलब यह है, ट्यूब से टंकी में नहीं जाएगी हवा, टंकी से ट्यूब में आएगी, सही है ना। ट्यूब लो प्रेशर खाली है, टंकी भरी हुई है, जानते हैं आप लोग। तो इसलिए आपको ध्यान रखना कि हाई प्रेशर बनेगा तो पवनें वापस पुनः लौटनी स्टार्ट कर देगी, और उसे कहते हैं मानसून का लौटना। अब लौटेगी ना तो आते टाइम ऐसे घूम के आएगी, और कोरोमंडल को थोड़ा क्या करेगी, कोरा था वो उसको हरा भरा करेगी। तो आते टाइम मानसून से बारिश नहीं होती है। पूछा जाता है कि मानसून आगमन के समय कोरोमंडल पे बारिश होती है क्या, नहीं, क्यों,
क्योंकि ये भाग क्या रह जाता है बेटा, इधर रह जाता है, पवन विमुखी ढाल वाले भाग में रह जाता है। क्लियर बात है बेटा, समझ में आ गई ना। तो कब बारिश होती है, लौटता हुआ मानसून बारिश लेके आता है। और आपको पता है लौटता हुआ खाली यहां से तो लेके गया, होटल में कितना भी ठहरेगा, खर्चा तो हो गया ना उसका, जल वाष्प तो उसने वहीं खो दिया। आते टाइम क्या करेगी, थोड़ी बहुत क्या करेगी, पवने इसके ऊपर से आएगी, बंगाल की खाड़ी से वापस पूर्ति करेगी और पूर्ति करके कोरोमंडल पे बारिश करेगी। इसलिए बारिश आगमन के समय कोरोमंडल के लोग देखते रह जाते हैं। कोरोमंडल का मतलब तमिलनाडु के लोग देखते हैं कि अपने बरसात नहीं हो रही है, सब जगह बरसात हो रही है। तटीय प्रदेश है, समकारी जलवायु पाई जाती है और बारिश होती है, ऐसी बात नहीं है नहीं होती है। लेकिन एक ऐसा बीच का भाग है ना, ये यहां होती ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये ना तो इधर वाला करने देता है ना इधर वाला करने देता है, बेचारे की हालत खराब। इधर की पवन विमुखी ढाल है, इधर की पवन विमुखी ढाल है, इसलिए यहां भी शुष्क प्रदेश पाया जाता है, मरुस्थल के जैसी जैसी स्थितियां रहती है। तो मेरे ख्याल से जाते टाइम मानसून आगमन के समय बारिश कहां होती है, केरल के मालाबार तट पर, जबकि लौटते समय बारिश कहां होती है, कोरोमंडल तट पर। क्लियर बात है। इसलिए तमिलनाडु भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिन्होंने घर की छत का जल जो है उसको इकट्ठा करने के लिए कानून बना दिया कि यदि किसी व्यक्ति ने घर की छत का जल नाली में और सड़क पे बहाया तो उसको क्या किया जाएगा, दंड दिया जाएगा। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने जल संग्रहण के ऊपर क्या बनाया, कानून बनाया, एकमात्र राज्य है। जरूरत है, बड़ी मुश्किल से आ रहा और उसको भी बहा देंगे तो फिर है कि नहीं। अरे भाई इधर जल खूब पड़ा है तो क्या वो खारा है ना, समझ रहे मेरी बात को। चलो जी, तो मेरे ख्याल से ये कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि मैंने क्या क्या आपको समझाने की कोशिश की। यस, आ गई, बताओ मुझे आ गई क्या बेटा। तो मैं क्या कह सकता हूं आप लोगों को कि भाई इधर इसको रख लेते हैं, क्या मैं कह सकता हूं आप लोगों को बेटा कि यहां बारिश होती है वो सीमित होती है। यस, तो लिखो वर्षा सीमित होती है। कोरियोलिस बल वाला ध्यान रखना, अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे मानसून के टाइम तो अपने को पढ़ना ही पड़ेगा ये। अब हम पढ़ने वाले हैं पूर्वी तटीय मैदान का प्रादेशिक विभाजन। क्या पढ़ेंगे, पूर्वी तटीय मैदान का प्रादेशिक विभाजन। क्लियर बात है, तो हेडिंग लगा दीजिए। क्या लगाएंगे बेटा हेडिंग, पूर्वी तटीय मैदान का प्रादेशिक बेटा जी इसको 3 भागों में बांटा गया है। यदि आपको कह दे कि मुख्य रूप से कितने राज्यों में फैला हुआ है तो मेन 3 राज्यों में फैला हुआ है। एक उड़ीसा, दूसरा आंध्रा, तीसरा तमिलनाडु। इसलिए इनके कितने मैदान के भाग हो गए बताइए, प्रादेशिक विभाजन कितने भागों में किया हुआ है, 3। उड़ीसा का मैदान को उत्कल का मैदान कहते हैं, राष्ट्रगान में कहते हैं ना उत्कल बंगा, याद आ रहा नहीं आ रहा है? क्लियर बात है। यस, सुनिएगा कितने भाग बताए बेटा मैंने आपको, 3 भाग। पहला भाग उत्कल का मैदान, कौन सा मैदान है बेटा, उत्कल का मैदान, जो कि कहां का है मैदान बताइए मुझे, उड़ीसा राज्य का, सही है ना, याद रह जाएगा। चलो दूसरा कौन सा है बेटा, आंध्रा का मैदान, और इसको कहने की जरूरत नहीं है, सीमांध्र भी कहते हैं इसको।
तीसरा कौन सा है? तमिलनाडु का मैदान। तमिलनाडु में। अब हम थोड़ी सी एक बात को समझेंगे। ये मैंने अब बनाना चाह रहे हो तो ये काम की चीज है, हालांकि इसमें अपन आगे जलवायु पढ़ेंगे तब इसका डिस्कस खूब करेंगे, नहीं बनाओगे तो भी चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आ जाना चाहिए, वो भूलना नहीं है ऐस कैसे होता है, ठीक है। ऐसा कहीं बना हुआ नहीं है डायग्राम, ये अपने खुद का डायग्राम है ताकि इजी याद रह जाए, ठीक है। हो गया। उसके ऊपर है ना एक मैप ले लेता हूं ताकि वो बार बार आपको ना छेड़े नहीं, ऐसे नहीं गई वो दिमाग में कि बनाऊं कि नहीं बनाऊं, बनाऊं कि नहीं बनाऊं। ये लो, अब बनाऊं कि नहीं बनाऊं ये करो, ये लो इधर डाल देते हैं। अब इसको समझते हैं बेटा, भरे इसके अंदर, क्लियर? यस। समझ में आ रहा है ना? ओके। हाँ, एक छींक की ना तो एग्जाम में आएगा नहीं फिर। हाँ लो जी बेटा, क्लियर बात है। चलो इसको हम समझते हैं नदी के माध्यम से। नदी बना रहा हूं मैं, पहली नदी, यस, पहली नदी अपन इस तरीके से करते हैं, इसका नाम स्वर्ण रेखा नदी है। कहा था मैंने स्वर्ण रेखा से स्टार्टिंग होती है ऊपर से, ठीक है। दूसरी नदी की अगर मैं बात करूं, महानदी है। तीसरी नदी की अगर मैं बात करूं, गोदावरी है। चौथी नदी कौन सी है? कृष्णा। और कौन सी है? कावेरी। ये नदियां आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी। क्लियर? इसके नाम लिख रहा हूं एक एक नदियों के, ताकि आप लोगों को याद रह जाएगा कैसी नदियां हैं ये। पहली नदी, इस नदी का नाम क्या है? अभी जस्ट अगली महानदी। महानदी उड़ीसा में बहती है, और महानदी जो है उसके ऊपर एक बड़ा सा बांध बनाया हुआ है, नाम है महान है जो नदी जिसमें हीरों की कुंड पाई जाती है, अर्थात हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया हुआ है, जो भारत का सबसे लंबा बांध है। यस, हाइट में अगर कहें तो उसमें नाम आता भाखड़ा नागल का। क्या नाम है? भाखड़ा नागल का। गुरुत्व दृष्टि से सबसे हाइट में कौन सा होगा? तो टिहरी वाला आ जाएगा। चलो ये ध्यान दीजिएगा। अगली बात कौन सी करेंगे? महानदी। इधर कौन सी है? वरी, गोदावरी। कौन सी है? गोदावरी है ना, इस पूरे प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी है और मेन है, ठीक है। तो गोदावरी क्या करती है? इस जगह इसका ठरका है, ध्यान रखना है, भूलना नहीं है गोदावरी को। और अगला कौन है? ये बेचारा भोला सा कृष्णा। कृष्णा नदी का उद्गम, कृष्णा तो बलशाली है, महाबलेश्वर की पहाड़ी, याद रह जाएगा, महाबलेश्वर की पहाड़ी से होता है कृष्णा नदी का उद्गम। चलिए, ये कौन सी वेरी है? कावेरी। और ये भी बहुत प्यारी वाली नदी है। बाकी दक्षिण भारत की नदियां जो है वर्षा के आधार पे बहती है, लेकिन ये कह रहा कि अपने ठीक है, छोटी है, चलते रहेंगे, ठीक है, हमेशा वाला ही ठीक है। तो ये परमानेंट रूट वाली नदी है, बाकी वाली सीजनेबल है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? मतलब ये कि बारिश के दिनों में चलती है। कावेरी नदी ऐसी है जो वर्ष भर चलती है।
क्योंकि नजदीक पड़ता है, इसकी लंबाई कम है और तट पे है, तो बार बार बारिश तो इस जगह तो आपको पता है भूमध्य रेखा से बाहर ज्यादा दूर है नहीं, भूमध्य रेखा से बाहर 7-8-6 किलोमीटर है, 6-7-8 किलोमीटर है, 8-7-6 किलोमीटर है, याद रखिएगा भूमध्य रेखा से हम इतने दूर है, ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। तो 876 है, तो ठीक है, बुलावा आ ही जाता है पवनों का। क्लियर? यस। मेरे ख्याल से ये अगर आपको बात समझ में आई तो हम आगे बढ़ते हैं और वो क्या पढ़ेंगे, यस, क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे मैदानों के संदर्भ में। तो भाई पहला मैदान अगर इत्र पढ़े तो कौन सा हो जाएगा? उत्कल का। दूसरा मैदान अगर बात करें तो कौन सा हो जाएगा? अगर मैं तीसरा मैदान की बात करूं तो कौन सा हो जाएगा? लेकिन एक खास बात बता रहा हूं आप लोगों को, वो खास बात क्या है, एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बेटा जी ये तट है ना, इस तट का नाम क्या है बताइए, ये तट जा रहा है उस तट का नाम क्या है? कौन सा नाम है? पूर्वी तट है। और पूर्वी तट की स्टार्टिंग होती है उत्तरी सरकार से। याद रखना, नाम में ऐसे लगता है कि इसको कहते हैं उत्तरी सरकार तट। कौन सा सरकार है? उत्तरी सरकार। उत्तर में है तो उत्तरी सरकार। अच्छा, इस जगह का नाम क्या है बताइए मुझे, इस तट का नाम क्या है बताओ मुझे? कोरोमंडल तट। अभी तो बताया था मैंने आपको। कौन सा मंडल तट है? इसका मतलब पश्चिमी तट है जो है, सॉरी पूर्वी तट जो है वो कोरोमंडल से लेकर उत्तरी सरकार तक है। हालांकि बीच में गोलकुंडा वगैरह और तट आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर हम लोगों को ध्यान रखना है कि भाई ये पूर्वी तट है ना, वो उत्तरी सरकार से, उत्तर में उत्तरी सरकार से दक्षिण में कोरोमंडल तक इसका विस्तार है। क्लियर है? बढ़ाओ, बढ़ते हैं आगे। बना लो। ठीक है, जल्दी से बना लो। एक थोड़ा है ना, इसको सही कर लेना है ना, मेरे को खुद को लग रहा था इसको कैसे सही करना है कि भाई स्वर्ण रेखा और महानदी की कह रहा कि मैं तो इधर जाऊंगा बंगाल की खाड़ी में। मत जा भाई, बंगाल की खाड़ी में जाओगे तो कैसे काम चलेगा, इसको कर लेना थोड़ा सही है ना। ठीक है, उत्कल का मैदान स्वर्ण रेखा और महानदी के बीच में, क्योंकि दोनों की दोनों उड़ीसा की है। ओके, उतार लो।